वेदांत, दिस इज अंकुश। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस ये चैप्टर चल रहा था। आज थर्ड सेशन है इस चैप्टर का। दो सेशंस में हम लोगों ने अलग अलग चीजें पढ़ी। ऑर्डर डिग्री क्या होता है ये पढ़ा हमने फर्स्ट सेशन में। फिर सेकंड सेशन में हमने देखा कि हम फॉर्म कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आज हम तीसरी चीज के थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे व्हिच इज फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए नोट्स बनाएंगे बच्चे से और हेडिंग लिख दीजिए सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, सॉल्यूशन होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो यहां मैंने एक डेफिनेशन दी है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमें सब पता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, जब हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो हमने पहले लेक्चर में देखा था ना क्या होता है। तो x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों। डिपेंड कर रहा है ना वो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो रिलेशन हमें लाना होता है ना, इस रिलेशन को हम मतलब कर्व की इक्वेशन, बेसिकली जो कर्व की इक्वेशन होती है उसको हम लाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो हमें इस तरह की इक्वेशंस दी होगी। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हम पे पता है ये बात। यस सर। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी गिवन टू अस और हमें इसको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करके हमें क्या लाना होगा? ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, तो कोई भी इसका जो भी आंसर हो, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो कर्व की इक्वेशन आएगी हमारी, जो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन हमें देगा। ठीक है, ओके सर। तो हम ये कैसे करेंगे? हमारे पास dy बाई डी का इक्वेशन होगा और हम वहां से y में आना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन किया था, वो एकदम इसका उल्टा था ना। फॉर्मेशन हम इधर से ऐसे जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास dy बाई डी की इक्वेशन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे किसी तरह, किसी अप्रोच से हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद है ना वो हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आएगा या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के फॉर्म में आएगा। x और y हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं हम। राइट, यस। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट फाइंडिंग कि व्हाट आर द मेथड्स, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ये पता होना चाहिए हमें। तो बच्चा लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, दो तरीके के होंगे। एक जिसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, एक जिसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, है ना। इसको शॉर्ट में हम हमेशा लिखेंगे जीएस, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सारे ही आर्बिटरी कांस्टेंट्स आर्बिटरी ही रहेंगे। रिलेशन बिटवीन y एंड x हैविंग आर्बिटरी कांस्टेंट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 5 का तो उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स होने चाहिए? 5 होने चाहिए, आपने पढ़ा है। तो 5 के 5 आर्बिटरी कांस्टेंट्स इक्वेशन में रहेंगे और उसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। अच्छा सर, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी आर्बिटरी कांस्टेंट है ना, वो कोई एक वैल्यू ले ले, है ना, हम किसी तरह उसकी एक वैल्यू निकाल पाए। कुछ x को हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वो कांस्टेंट c1 जो रहेगा वो कुछ हमें 1 2 मिल गया। तो इस तरह की कुछ बात हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, आप लिख लीजिए। इफ वी असाइन एनी पर्टिकुलर वैल्यू टू एटलीस्ट, मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे दो तीन चीजों को, आप देखिए, to at least one arbitrary constant, at least one arbitrary constant in general solution, then it is called as particular solution। सर ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, अब बच्चों समझेगा आपको, चलिए, है ना। तो क्या समझेगा सर? तो देखिए, अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल सिंपल रखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कोई है, तो मैं इसको किसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 1 है, तो कांस्टेंट भी कितना होगा? 1 आएगा। तो ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखा है ना मैंने, जितना ऑर्डर है उतने कांस्टेंट अगर है तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो मैंने निकाला है बच्चों, ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। राइट, तो फॉर एन ऑर्डर डिग्री, राइट, एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन विल हैव n आर्बिटरी कांस्टेंट्स। ये बात देखिए अब, n आर्बिटरी कांस्टेंट्स। अगर कोई n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पास कितने कांस्टेंट्स होंगे? जनरल सॉल्यूशन के पास n और आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे। राइट बच्चों, पूरे के पूरे n आर्बिटरी कांस्टेंट्स होने चाहिए। हाँ, ध्यान दे रहे हो ना,
सर अगर ऑर्डर n है तो जनरल सॉल्यूशन के पास सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर मुझे किसी तरह इसी को आगे बढ़ाया अगर मुझे दिया होता कि x को 0 डाला है तो y 1 अगर कुछ दिया होता है जिससे आप c का वैल्यू निकाल सके, c को आप वैल्यू असाइन कर सके, तो अगर आपने c का वैल्यू असाइन कर दिया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई c की, तो उसे हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल्स में आप और अच्छा देख पाएंगे वच्चों। तो अगर वही बात करूं, ये नोट आप बना लीजिएगा, ये नोट अच्छी है कि n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है, राइट, अगर 5 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसके 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेंगे C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, और उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई C1 या C2 या C3 या C4 या C5 एटलीस्ट एक का भी आपने कोई आंसर लेके आ गए तो उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पास है ना मैक्सिमम n-1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं। कितने? n-1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो सकते हैं ना, मैक्सिमम बोल रहा हूं। मतलब 5 कांस्टेंट से उसमें से एक का वैल्यू आपने निकाल दिया, 4 अभी भी है, ठीक है, फिर भी है पर्टिकुलर, क्योंकि ऑर्डर और कांस्टेंट से ना अलग अलग नंबर हो गया। और मिनिमम कितने? एंड मिनिमम कैन हैव 0, मतलब सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। यस, थोड़ा सा एग्जांपल समझ रहे हो मैं जो ओरली दे रहा हूँ आप सबको, ध्यान से सुनो। कि अगर मेरी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 5 है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो जनरल सॉल्यूशन में C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे 5 कांस्टेंट्स आएंगे। अगर मैंने किसी एक का भी वैल्यू निकाल लिया तो 4 बचेंगे, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। हम वैल्यू निकालने के लिए पांचों की भी निकाल सकते हैं, मतलब एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचा, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट आपको? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम n-1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड मिनिमम 0। राइट, ये ध्यान से रखिए आप, है ना। तो बहुत बढ़िया, अगर मैं 10, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए, अगर 10 ऑर्डर है तो जनरल सॉल्यूशन के पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 10 होंगे सर। और पर्टिकुलर के पास सर 0 से 9 कितना भी हो सकता है, ठीक है, 0 से 9 कितना भी हो सकता है, ऐसे आपके आंसर होने चाहिए। बहुत बहुत अच्छे। तो हमें अभी तक की बात समझ में आई, अभी तक की कहानी बहुत इजी है। सर हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। क्या होता है सॉल्यूशन? इक्वेशन ऑफ कर्व y और x के बीच का जो रिलेशन, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरीके के होते हैं, एक पर्टिकुलर और एक जनरल। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जीएस पीएस, है ना, इस तरह की हम बात करेंगे, इसको हम पीएस कहेंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर को हम पीएस कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने नोट कर ली, किताब में नोट्स बनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मेंस में तो है ही है, एडवांस में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा चलो अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस निकालना कैसे है, व्हाट आर द मेथड्स। अच्छा बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस निकालने के लिए जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यहाँ से अब हमारे सिलेबस में, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के ही होंगे। राइट, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, अगर फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे? तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ जनरल सॉल्यूशन विल हैव कितना, राइट, जनरल सॉल्यूशन विल हैव 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। और अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चला गया तो वो क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। किसी तरह अगर आप वैल्यू लेके आए उसकी, तो वो क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। आराम से समझ गए? यस सर, अब तो बढ़िया है ना, हलवा बना दिया मैंने आपके लिए, खा लो, है ना, बन गया हलवा तो खा लीजिएगा। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन विल हैव 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की ही इक्वेशन देखने वाले हैं, साथ में फर्स्ट डिग्री भी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों इस सिलेबस में हम 3 मेथड्स देखने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड होंगे। एक होगा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, जो आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर दूसरा होगा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे 3 मेथड्स को हमें पढ़ना है। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इन 3 में से एक मेथड को वो पक्का पक्का यूज करेगा। ठीक है, फोर्थ हम कह सकते हैं सम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम फोर्थ भी ले लेते हैं, ठीक, इसको भी हम अलग से ले लेंगे। तो बेसिकली 3-4 तरीके हमारे पास, लेट अस मेक इट 4 नाउ। तो वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजेनस, लिनियर और एग्जैक्ट, ये 4 तरीके रहेंगे। आज इसमें से पहला तरीका हम लोग अनलॉक करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो जनरल इंफॉर्मेशन मिल गया हमको, क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या नहीं होने वाला है। ठीक, तो चलिए अब रियल काम स्टार्ट होगा हमारा, राइट। अब हमारा सबसे मेन काम स्टार्ट होगा, वो है पहला अप्रोच क्या है उसे समझना। तो फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ना, हेडिंग बना लीजिए,
आप बड़ा बड़ा अच्छा सा हेडिंग बना लीजिएगा बच्चों। इसे हम वीएस ये भी शॉर्ट में कहेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह अरेंज कर पाएंगे हम, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ हमें फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ वाई, कुछ ऐसा दिया होगा कि हम एक्स के टर्म एक तरफ और वाई के टर्म एक तरफ लेके जा पाएंगे, इस तरह कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे। सेपरेबल, ठीक है। तो हम एक हैंड पे इक्वल टू के एक हैंड पे सिर्फ वाई के टर्म्स लिखेंगे और एक हैंड पे हम सिर्फ एक्स के टर्म्स लिखेंगे। तो लेटर से जी ऑफ वाई इधर चला गया तो जी ऑफ वाई डी वाई हो गया और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा सर, हम डी वाई को इधर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। जो डी एक्स और डी वाई है वो हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेंगे, राइट। जब हम सॉल्व करते हैं हमारा इंटीग्रेशन तो हमारे ऑपरेटर हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जी ऑफ वाई इधर जाएगा और dx इधर जाएगा, तो ये हो गया हमारा दिस, इसको कहेंगे हम दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वीएस फॉर्म। इसको मैं इन जनरल ऐसे कहता हूं, एम डी वाई इज इक्वल टू एन डी एक्स, राइट। ऐसे कुछ कि m इज फंक्शन ऑफ y dy के साथ जो है, राइट। तो वेयर m इज सर्टेन फंक्शन ऑफ y, ठीक है, एंड n इज सर्टेन फंक्शन ऑफ x। तो जब मैं ऐसा लिख पाऊं m dx या m dy n dx, ये जो भी हम इस तरह लिख पाए, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये वेरिएबल सेपरेबल में है तो वी हैव y के टर्म ऑन वन साइड ऑफ इक्वल टू एंड x के टर्म ऑन अदर साइड ऑफ इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा ना, y के टर्म से तो ये आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, पॉसिबल है। और वैसे ही ये एफ ऑफ एक्स को भी हम आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो मे बी जो भी है ये कैपिटल जी ऑफ वाई, ऐसा समझ लीजिए इसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो दिस विल बी नथिंग बट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो ये हमारा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एक, यस प्लस सी, ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। आई कैन से जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और किसी तरह अगर आपको कोई कंडीशंस दी हो जिससे आप वो सी निकाल पाओ, हम एग्जाम्पल में पता करेंगे, तो वो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ चले गए। तो मेथड बहुत इजी है कि जो भी इक्वेशन हमें दी है, पहली मेथड है, सबसे आसान अप्रोच है, जो भी इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक्स के कंपोनेंट्स एक साइड लेके जाना है इक्वल टू के, और वाई के कंपोनेंट्स एक साइड लेके जाना है। ओके, समझ गए? पक्का एग्जाम्पल से समझेंगे ना, राइट। पहले ही समझ जाते हैं तो क्या फायदा। चलो पेशेंस रखिएगा, 3-4 एग्जाम्पल में आप पूरा पूरा समझ जाओगे। यस, सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑन इट। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला एग्जाम्पल। बच्चों बड़ा आसान सा, बड़ा अच्छा सा, स्माइल करते रहिए, हंसते खेलते करिए काम, बहुत सिंपल सिंपल है सारा चीज यहाँ पे, राइट। और इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, राइट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये dy बाई डी एक्स का है, इसीलिए तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा है। अब मुझे किसी तरह x के टर्म्स एक साइड लेके जाने हैं और y के टर्म्स एक साइड लेके जाने हैं। क्या करूंगा मैं सर, लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज कर लूंगा मैं। और क्या कहते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, ऊपर पावर में सब्ट्रैक्शन है तो मैं इसको e पावर x इंटू ई पावर माइनस वाई ऐसा लिख सकता हूं, या आप डिवाइड भी लेके जा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने क्या किया, e पावर x माइनस वाई को e पावर x इंटू ई पावर माइनस वाई कर दिया। ये क्या हुआ है, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस यूज कर लिया है ना। तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉ रहते हैं वो हमने यूज कर लिया यहाँ पे, उनको सेपरेट कर लिया। अब उनको सेपरेट कर लिया बच्चों, अब बहुत आसानी से आपको दिख गया, और जहां dy है वहां y के टर्म लेके जाइए, तो e पावर माइनस वाई जो है यहाँ चला गया, और जहां e पावर x के तरफ dx को दूसरी साइड ऊपर लेके चला गया, ठीक है। आप ये स्टेप समझ रहे हो मेरी बहुत ही अच्छे से, कि हम x और y को सेपरेट कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो e पावर माइनस वाई को भी मैं क्या कर दूंगा, ऊपर में लेके जाके e पावर y dy, और ये e पावर x dx। जैसे ही ये लिखा ना बच्चों, मैं बड़ा खुश हो गया, यस, बिकॉज दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वीएस फॉर्म आ गया, अब क्या सर, अब तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, अब तो कुछ बचता ही नहीं हमारे पास करने के लिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो e पावर y dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx और प्लस c लगा दो। आप जब भी इंटीग्रेट करते हो तो एक कांस्टेंट किसी भी एक साइड में, सर दोनों साइड लगाएंगे क्या, नहीं, कांस्टेंट तो कहीं भी एक जगह आ जाए इनफ है, क्यों, डिग्री एक ही है, ऑर्डर एक ही है। हाँ, तो ऑर्डर एक है तो कितने कांस्टेंट आने चाहिए, एक ही आना चाहिए इफेक्टिवली, यस सर, बढ़िया। e पावर y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो e पावर y ही होगा, e पावर x का e पावर x ही होगा प्लस c, ये मेरा आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि y निकालना है तो आई हैव टू टेक लॉग, तो ये लॉग ऑफ e पावर x प्लस c ऐसा हो सकता है।
राइट सर, इससे अच्छा करते हैं ना हम। यस बेटा, थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो आप, है ना। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स इक्वल टू सी। राइट, जरूरी नहीं है कि वाई की टर्म में लाना, इस तरह लिख सकते हो और हम कह सकते हैं दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है सर? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, ये क्या है? जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो बढ़िया, आसान लगा। क्या किया हमने बच्चों इस क्वेश्चन में? आपने ध्यान दिया, एक्स के टर्म एक तरफ, वाई के टर्म एक तरफ। ऐसे लग रहा था कि कैसे करूं, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ने हमारी हेल्प कर दी। ठीक है, तो हम जहां डी वाई है उधर वाई के टर्म्स लेके जाएंगे और डीएक्स को दूसरी साइड ऊपर लेके आएंगे। राइट, तो ये अप्रोच हो गई हमारी, फिर इंटीग्रेट कर दिया हमने एंड वी रीच टू आवर आंसर। ओके बच्चों, पक्का क्लियर है? ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके खुद करके देखो, अरे कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है इसमें। राइट, आप जो अभी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इसमें तो बहुत बहुत आसान आसान इंटीग्रेशन है। राइट, सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि सॉल्यूशन लाने के लिए मुझे सेपरेबल तक लाना है। ओके, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इस क्वेश्चन में? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वन एंड वन प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है। ओके, अब क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ y के टर्म एक तरफ जा सकते हैं, x के टर्म एक तरफ हो सकते हैं? यस, है ना। ये सारे जो y के टर्म है मुझे dy जहां है वहां लेके जाना चाहिए। सो dy अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और e पावर x प्लस वन जहां है वहां हम dx लेके आ गए। और जैसे ही मुझे समझ में आ गया कि एक तरफ y हो गया एक तरफ x हो गया, इसे ही मैं कहता हूं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स नाउ। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट हो गया तो एक साइड में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और एक साइड में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आखिरी में प्लस ही लगा देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। अब वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको फॉर्मूले नहीं पता? यस, पता है ना, ये tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, इक्वल टू बेटा e पावर x का इंटीग्रेशन, e पावर x वन का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ओके, यस सर, तो दिस इज आवर आंसर। सर y के फॉर्म में लाना चाहिए क्या, सिंप्लीफाई करना चाहिए क्या? वो हमारे ऑप्शंस कैसे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम कह सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड राइट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, ये जनरल सॉल्यूशन है हमारा। जनरल सॉल्यूशन है क्यों? क्योंकि प्लस सी आ रहा है। बच्चों एकदम आसान आसान ही है, इससे समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल। बहुत अच्छा, क्यू ई डी। राइट, ओके, इंटीग्रेशन कैसे करना ये तो दिक्कत नहीं आ रही ना, हमने इंडेफिनाइट किया फिर डेफिनाइट किया, बहुत सारा इंटीग्रेशन करके आए हैं। ये तो उसके सामने एकदम लुल्लू पुल्लू है। ठीक है, जिस तरह का इंटीग्रेशन चल रहा है। यस, ओके, चलो फटाफट फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। यस सर, थर्ड, अब मैंने ऑप्शंस के साथ ले लिए इस क्वेश्चन को। चलो देखें हाँ हमसे कैसे बनेगा ये। तो हमें क्या दिया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सर क्वेश्चन तो देख रहा हूं मैं, लग नहीं रहा है वेरिएबल सेपरेबल एक्स वाई का टर्म है, कैसे होगा? थोड़ा टफ लग रहा है ये तो। देखो तो सही, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया इन दोनों में हम लोग y कॉमन ले सकते हैं? यस, तो ये क्या बचा, टू एक्स माइनस थ्री, और अगला टर्म भी क्या है, टू एक्स माइनस थ्री। अरे वाह सर, ये देखते सही, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। हमेशा आपको दिया नहीं होगा जैसे लास्ट टाइम दिया था ना, लड्डू हमको बनाना पड़ेंगे, है ना, ऐसे हाथ में नहीं दिए होंगे। राइट, तो कैसे समझ गए आप? यस, तो y कॉमन निकला, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा टू एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाल सकते हो दोनों में। यस, तो पहले में y बचेगा और दूसरे में वन। करेक्ट, अब सेपरेबल दिख रहा है। यस सर, तो dy अपॉन वाई प्लस वन, वाई के एक साइड आ गए एंड टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा बड़ा बड़ा कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। और जैसे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। यस सर, है ना, खुश बहुत हो गए हो आप। यस, dy अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स और एक प्लस सी। सर खुश तो होंगे ही ना सर, दो चैप्टर हो गए हमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, ये पहला तो टॉपिक आया है जहाँ पे इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमको। राइट, इंडेफिनाइट डेफिनाइट एरिया सब जगह हमें क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे थे जिससे हमें तकलीफ हो रही थी सर, पर ये तो बढ़िया निकला और आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट भी है। सोने पे सुहागा, बहुत अच्छे। अपना इंटीग्रेशन, वन बाय वाई प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या सर, एल एन या लॉग? यस, तो लॉग बेस ई है लेकिन ना, वाई प्लस वन। टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या, टू बाहर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री एक्स प्लस सी, है ना। ये इंटीग्रेशन आप अलग अलग करके कर सकते हो। यस, कैंसिल कैंसिल, तो अभी यहाँ क्या बचा बेटा, लॉग ऑफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सी, ऐसा हो गया ये। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया। अब अगर मैं
अब अगर देखो आपके ऑप्शंस जो है ये यहाँ तक आ गया था, लेकिन आपके ऑप्शंस लॉग में नहीं है, ई पावर में, अच्छी बात है। तो हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, वाई प्लस वन इज इक्वल टू ये ई के पावर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सी, करेक्ट, यस। सो वाई प्लस वन, ठीक है, वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ये ई पावर सी को अलग कर दो। ई पावर सी कांस्टेंट है एक और नया, तो इस कांस्टेंट को हम कुछ भी लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई पावर सी को हमने के ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई प्लस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है ना, वो कुछ भी हो, तो ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। हमारे ऑप्शन में ना के इधर नहीं है, इधर होना चाहिए, ठीक है ना, वन बाई के लेके जाओ, उधर लिख दो, इट डजेंट मैटर टू अस, राइट, क्योंकि कांस्टेंट है, हम कैसे भी बना ले, के कांस्टेंट है तो वन बाई के भी कांस्टेंट ही होगा, तो बस उधर कांस्टेंट ले लिया तो सी लिख दिया, y plus 1 is equal to e power x square minus 3x. This is my answer. सर c क्यों लिखा, पहले भी लिखा था, ठीक है, पहले वाले को c1 लिख दो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने c लिखा, c1 लिखा, e लिखा, d लिखा, जो भी लिखा, कांस्टेंट कांस्टेंट है, राइट। तो c इंटू वाई प्लस वन, एक y प्लस वन का टर्म होना चाहिए और एक e पावर x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का होना चाहिए, करेक्ट। तो आप देखो x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स यहाँ है, लेकिन यहाँ पे y प्लस वन नहीं है, तो ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, यस। तो स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आया था बच्चों, तो हमने यहाँ y निकाला, फिर पूरा समझ गया, तो सेपरेबल हो गया हमारा, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, तो इसका आंसर लॉग में आता है वन बाई एक्स का जो होता है, और ये हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सम कांस्टेंट, यस। तो यहाँ तक हम सब बराबर आए थे सर, इसके बाद में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है मुझे, बेटा लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में, तो ये तो ई पावर में आएगा, ये बात तो समझ गई, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इंटू ई पावर सी वन, यहाँ भी समझा आपको, ठीक है। तो ये जो ई पावर सी वन है कांस्टेंट है ना, इसको आप के लिखो, डी लिखो, पी लिखो, इट डजंट मैटर, तो मैंने के लिख दिया। अब के सर इधर साइड नहीं है हमारा, हम ऑप्शंस देख रहे थे इधर साइड है, तो वन बाई के हो जाएगा, लेटेस्ट राइट इट सम अदर कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम आप कुछ भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, और बस हमें ऑप्शन देखना है कि हमारे आंसर में है ना ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आना चाहिए और वाई प्लस वन आना चाहिए, कांस्टेंट इधर है, प्लस में है, वो चल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो लिख लीजिए इतना, फोर्थ क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन ये पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। फोर्थ खुद से ट्राई करके देखिए, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, तो आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो, ठीक है। सो लेट्स सी अभी क्या होगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो देख लेते हैं, 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y प्लस वन कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हमारा इक्वेशन है। हमें और बोला गया y ऑफ जीरो इज वन, पता है ये y ऑफ जीरो इज वन क्यों दिया गया है, उस कांस्टेंट को निकालने। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आज इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। ये जो कंडीशन दिए होते हैं ना बेटा, इससे समझ जाना चाहिए कि आप वो कांस्टेंट निकालने वाले हो, मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन देने वाला है ना। सब लोग ध्यान से देखो, जब भी ऐसा कुछ दिया होता है y ऑफ जीरो, है ना, इस तरह की बात दी होती है, y ऑफ जीरो का मतलब क्या सर, आप देखो y ऑफ जीरो, इसका मतलब इक्वल टू वन, इसका मतलब जैसे हम f ऑफ x इक्वल टू करते थे ना, वैसे ही। तो f ऑफ x मतलब y ऑफ जीरो का मतलब है व्हेन x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू वन। ये y ऑफ x, जैसे f ऑफ x लिखते थे ना, वैसे ही y ऑफ x भी लिखा जाता है। जैसे हम f ऑफ x लिखते थे फंक्शन डिफाइन करने के लिए, y ऑफ x भी यूज करते हैं बच्चों, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो y ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि जब x जीरो है तो y वन है, इससे में पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने में हेल्प होगी, ठीक है। चलिए हमारी जो इक्वेशन है उसके तरफ ध्यान दे, 2 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो अभी एक तरफ y एक तरफ x करना है मुझे, तो 2 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद हम ये लिखे जाते हैं माइनस ऑफ y प्लस वन कॉस एक्स। बस इक्वल टू के एक साइड करना है ना मुझे, तो बॉस क्या किया, y प्लस वन कॉस एक्स को दूसरे साइड लेके गए, वो माइनस हो गया। अब बहुत इजी, y की टर्म dy की तरफ लेके आइए, dy अपॉन y प्लस वन हो गया, इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बच गया, और ये जो साइन के टर्म है 2 प्लस साइन एक्स, यहाँ लेके आइए dx के साथ। देख रहे हो आप क्या किया है, ये सारा x का टर्म है दूसरे साइड लेके चला गया, करेक्ट, ओके। और जो y का टर्म है ये पूरा ये इधर लेके चला गया, तो y के टर्म जिस साइड में dy खड़ा है और dx को उठा के दूसरे साइड लेके गया, क्या कहते हो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यस सर, है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, एक तरफ x एक तरफ y। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वेरी नाइस। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बाहर cos x अपॉन 2 प्लस साइन x dx और प्लस c,
ऐसा हो जाएगा। बेटा इसका आंसर तो क्या होगा, log ऑफ y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ। अब ये जब मैं कर रहा हूं, आप फटाफट देखिए, जो नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, राइट। अगर मैं किसी तरह 2 प्लस साइन एक्स को t कह रहा होता तो cos x dx क्या हो जाता, dt हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/t dt हो जाएगा, करेक्ट, प्लस सी। ओके, तो ये क्या होगा बेटा, log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log t प्लस सी। बहुत बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ t की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2 प्लस साइन एक्स। बच्चों ये इंटीग्रेशन टफ तो नहीं जा रहा आपको ना, बहुत आसान इंटीग्रेशन है ये। नीचे के टर्म को t रखा तो ऊपर का जो टर्म है cos x dx उसका डिफरेंशिएशन आ गया बस। तो dt हो गया ऊपर और नीचे हो गया t, तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ t। पता है ना हमको, यस सर। ओके, चलिए log log एक तरफ ले लें, यस। तो log ऑफ y प्लस 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सी, ऐसा आ गया ये। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना हमेशा करूंगा। सर ऊपर ही छोड़ नहीं सकते क्या, छोड़ सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई कि आप जितना कर सको। कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, है ना। तो क्या कहता है प्रोडक्ट लॉ, log a प्लस log b जब भी होगा तो इसे हम क्या करेंगे, log ऑफ a इंटू बी कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो हो जाएगा log ऑफ y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी हो गया बच्चों। तो हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ई पावर सी, है ना, लॉग उधर चला गया। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू के। ई पावर सी को मैं कुछ नया कांस्टेंट के लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लिखने में अच्छा लगता है, आसानी होती है। तो दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब आपको बोला क्या था पता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट करो, जहां जहां y है वहां 1 पुट करो, जहां जहां x है वहां 0 पुट करो, 2 साइन ऑफ 0 हो जाएगा इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ 2 और ये भी 2 हो जाता है। तो k की वैल्यू तो सर 4 आ गई ना। थोड़ा फास्ट कर दिया क्या मैंने बच्चों, नहीं ना। ओके, तो y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स, तो आपने x को 0 रखा तो ये 0 हो गया और y को 1 रखा तो k किससे आ गया, 4 आ गया। तो देयरफॉर हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स, उस k के जगह पे आपने 4 रख दिया, है ना। देखो आप समझ गए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, तो जब वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने रिप्लेस कर दिया कोई वैल्यू से तो वो बन गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, y ऑफ पाई ऑफ 2, ये निकालना था हमें। तो हमें क्या करना है, x को पाई बाय 2 रखना है और चेक करना है क्या होगा। ठीक है, x को पाई बाय 2 रखना है और चेक करना है क्या होने वाला है। तो हम रखेंगे x और पाई बाय 2, तो y क्या होगा पता करना है। तो y प्लस 1 2 प्लस साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। y प्लस 1 2 प्लस साइन पाई बाय 2 1 होता है बेटा, यस। ये हो जाएगा y प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4। तो ये आएगा 3y प्लस 3 इक्वल टू 4। 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो आपका आया 3y इक्वल टू 1। तो y क्या आता है आपका 1/3 आता है। बस वैल्यू रख दीजिए, है ना, आप कैलकुलेशन तो खुद कर लेंगे। x को पाई बाय 2 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा और फिर सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू 1/3 आती है। ध्यान से देखिए, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3y प्लस 3 इक्वल टू 4 हो गया। तो अल्टीमेटली सॉल्व करके y इज 1/3 आ गया। y क्या आ गया 1/3 है क्या हमारे ऑप्शन में, देखे क्या एक बार, यस। सो यस सर, ऑप्शन ए ही है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, 2017 मेंस क्वेश्चन, राइट। तो देखिए हमने क्या किया है ना, इक्वेशन दिया था हमें और मेंस में आने वाला क्वेश्चन। और एक और बात बताऊं, ये रिपीट भी हुआ है, ये पहले 2004 में भी आया हुआ है, राइट, मेंस में। मतलब रिपीट भी हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा सा समझ भी आ गया। और हम इसी वीडियो में वेरिएबल सेपरेबल के मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं, करेक्ट, यस। तो आप इस मेथड को देखिए आराम से, सेपरेट कैसे किया, इंटीग्रेट कैसे हुआ, एंड हाउ डू आई रीच टू द आंसर। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच जो स्टेप्स होती है वो यही कि कांस्टेंट को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थ्योरी पेपर होता तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, कहीं पे भी छोड़ सकते थे, बट इट इज बेटर जितना सिंप्लीफाई करें। ओके बच्चों, तो समझ में आया क्या था हमारे वेरिएबल सेपरेबल में। इट्स ऑल अबाउट सेपरेटिंग वेरिएबल्स, x एक तरफ y एक तरफ, और फिर इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो बहुत अच्छे। तो सैंपल क्वेश्चंस देखे हमने, बढ़िया। अब आई बारी स्टार क्वेश्चन की। भाई समझा या नहीं समझा आपको, ये मुझे पता चलना चाहिए ना, करेक्ट। ओके, तो कैसे बताओगे आप,
कि आपको ये चीज समझी है, मेरा वीडियो जो आपने बनाया है ये आपको अच्छा लगा, समझा, लाइक सब्सक्राइब करके तो बताएंगे ही बताएंगे, बट साथ में इस आंसर को कमेंट करना है। आलस ना करिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। राइट, अच्छा क्वेश्चन है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to root of 1 minus y square upon y determines a family of circle with, ये होते हैं अच्छे क्वेश्चन, है ना। तो इसको सॉल्व करना है, जो इक्वेशन आएगी वो आपको समझनी है कि क्या होगा इसमें से, कि वो सर्कल जो होगी वो वेरिएबल रेडाई की होगी, फिक्स सेंटर होगा, सेंटर कहाँ होगा। राइट, ऐसे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो चेक करिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका है। राइट, सर्कल की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहेगी जो कि आपको पता है, ठीक है। तो बच्चों पक्के से सॉल्व करिए और कमेंट करिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स कि आपके आंसर्स क्या आए हैं, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे पूरा पूरा वेरिएबल सेपरेबल खत्म हुआ ऐसे नहीं, बस नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो क्या होगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। कैसे कुछ क्वेश्चंस को हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर के कर लीजिएगा, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। ओके, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन इट, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।